हेलो कॉम्पिटिटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? जिस कंपटीशन की दुनिया में आप लोग हैं, वहां पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना। कोई भी क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर मत लगाना कि आपसे ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लगाते हो ना, तो इसका मतलब ही यही है कि आप अपना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और जब आप अपना रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आयोग आपका रिस्पेक्ट क्यों करेगा, अर्थात आपका चुनाव क्यों करेगा? तो अपनी क्षमता पर हमेशा विश्वास करें। जो थक कर भी नहीं रुका वही असली विजेता होता है। इसलिए आपको थकना नहीं है, सफलता के मार्ग पर चलते रहना है, सतत प्रयास करना है। और ट्राई एंड एरर मेथड तो आप लोग जानते हैं, चींटियों से सीखें। सीखने के लिए आप किसी से भी सीख सकते हो। चींटियों को देखिए कि किस तरह कोई वजन उठाकर चलती है, थक जाती है, फिर वो वजन गिर जाता है, फिर उसे उठाती है, फिर थोड़ी दूर चलती है और अंततः अपने गंतव्य पर वो पहुंच जाती है। इसी को कहते हैं ट्राई एंड एरर मेथड। और आप लोगों को भी अपने एक या दो असफलताओं से हार नहीं मानना चाहिए, है ना? आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता आपको प्राप्त ना हो जाए। और सामान्य अध्ययन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय इतिहास में मॉडर्न इंडिया और विदेशी कंपनियों का आगमन। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था प्राचीन काल से ही। और भारत का जो ट्रेड रिलेशन था ना, कई देशों के साथ था, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, मध्य एशियाई देशों के साथ, कई देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो रोम, जो यूरोप का एक देश था, रोम के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ, चाइना के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध था। और भारत का जो ट्रेड बैलेंस था ना, व्यापार संतुलन जो था, वो कमोबेश हमेशा भारत के पक्ष में ही रहा। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारतीय वस्तुओं का डिमांड संपूर्ण विश्व में हुआ करता था। ये यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से तात्पर्य यह है कि जब ये कई देशों की जो यूरोपियन कंट्रीज थे, वो उनकी जो उस देश की जो व्यापारिक कंपनियां थी, वो भारत व्यापार करने आई। यह वह समय था जब वो यूरोप, संपूर्ण यूरोप मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था। रेनेसां, जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, और पुनर्जागरण की घटना ने संपूर्ण यूरोप को मध्य युग से आधुनिक युग की ओर ले जाने का काम किया। और यह वह समय था जब भारत मध्य युग में ही जी रहा था। भारत में राजतंत्र था, मुगलों की सत्ता भारत में कायम थी, और कई क्षेत्र में क्षेत्रीय राज्य भी थे। हालांकि लगभग देश में, भारतवर्ष में मुगलों की सत्ता कायम थी। और इसी दौरान भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। और इसके पीछे कारण है कि संपूर्ण यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय हो चुका था। वाणिज्यवाद जो पूंजीवाद की जननी है, जो उपनिवेशवाद की जननी है, जो साम्राज्यवाद की जननी है, यही वाणिज्यवाद है जिसने उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को जन्म दिया। एक होड़ सी मच गई थी यूरोपियन कंट्रीज में धन कमाने की, क्योंकि वाणिज्यवाद का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मुद्रा ही धन है और मुद्रा ही शक्ति। और नए नए रास्तों की खोज को लेकर भी और इसकी आवश्यकता को लेकर भी कई कदम उठाए गए। खासकर तब जब जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, और जो सिल्क रूट था, जो एशिया एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला रूट, जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तब इस सिल्क रूट पर तुर्कों का अधिकार हो गया। पहले भारत से, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था, यहां से व्यापार लगभग सभी यूरोपीय कंट्रीज का होता था। पहले स्थल मार्ग से, भारत से स्थल मार्ग से
व्यापार किया जाता था, जिसमें मिस्र जो है, मिस्र एक बिचौलिए की भूमिका निभाता था। लेकिन जब सिल्क रूट पर तुर्कों का कब्जा हो गया, तब एक नए मार्ग के खोज की आवश्यकता बढ़ती चली गई। और इस दिशा में सबसे पहले अगर किसी ने प्रयास किया तो वह, जब सिल्क रूट पर तुर्कों का कब्जा हो गया तो व्यापार यूरोप के साथ, खासकर जो और दक्षिण पूर्व का जो देश है और जो भारत है, वहां से व्यापार करना बहुत ही कठिन हो गया। अब नए मार्ग के खोज की आवश्यकता बढ़ती चली गई, और इस दिशा में सबसे पहले प्रयास करने का श्रेय जाता है। इस नए मार्ग की खोज की आवश्यकता जब बढ़ती चली गई तो इस दिशा में सबसे पहले जो प्रयास किया वो पुर्तगीज राजकुमार हेनरी ने किया। हेनरी के प्रयास से कई नाविक जो है नए नए मार्ग के खोज में निकल पड़े। 1471 में भूमध्य रेखा तक का मार्ग खोज लिया गया। 1481 ईस्वी में कांगो नदी तक का मार्ग खोज लिया गया। 1487 ईस्वी में 1487 में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तमासा अंतरी, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, इसकी खोज की बार्थोलोमियो डियाज ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था। मैं आपको बताऊं कि ये कौन सा मार्ग है। ये मार्ग चूंकि यूरोप से एशिया का मार्ग सिल्क रूट पर तुर्कों के कब्जा हो जाने से अवरुद्ध हो गया था। अब एक मार्ग की आवश्यकता थी जो यूरोप को एशियाई देशों के साथ जोड़े, और ये मार्ग था। अगर हम इस मार्ग की बात करें तो ये मार्ग इस यूरोपियन कंट्री से दक्षिण अफ्रीका होते हुए मेडागास्कर और यहां से भारत, है ना, इसी मार्ग को कहा गया केप ऑफ गुड होप। एमानुएल जो पुर्तगाल का शासक था, उसके संरक्षण में वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से भारत की ओर रवाना हुआ। केप ऑफ गुड होप होते हुए वो मेडागास्कर पहुंचा। मेडागास्कर जो एक महाद्वीपीय द्वीप है दक्षिण अफ्रीका का, और यहां से वो सीधे भारत में कालीकट के तट पर पहुंचा। कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा, और इस यात्रा में वास्को डी गामा की मदद अब्दुल मनीद गुजराती ने किया। किसने किया? अब्दुल मनीद गुजराती ने। और जब वो केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा तो उस समय केरल में जेमोरिन वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? जेमोरिन वंश का शासन था। और चूंकि भारतीय क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था यूरोपियन कंट्रीज में मसालों के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो ठंडा प्रदेश है, वहां वनस्पति की कमी है, लोग मांसाहार करते हैं। जब पूरा वातावरण बर्फ से आच्छादित हो जाता है तब जानवरों को काट दिया जाता है और उस पर मसाले का लेप लगाकर लंबे समय तक प्रिजर्व उसको रखा जाता है। और ये मसाले के लेप में सबसे अधिक गोल मिर्च, पेपर, जिसको प्राचीन काल से ही यवन प्रिय भी कहा जाता था। यवन प्रिय, यवनों का प्रिय, गोल मिर्च के लिए यह प्रयोग हुआ। तो वास्को डी गामा जब भारत आया, यहाँ से वो गरम मसाला और मसाला लेके मसाले का खेप अपने देश ले गया, और यूरोपियन कंट्रीज में वो मसाला लगभग 60 गुना अधिक दाम में बिका। 60 टाइम्स अधिक दाम में वो कितना मुनाफा कमाया वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भारत का खोज करने नहीं आया था, या और ना ही भारत को वास्को डी गामा ने खोजा। वो तो एक नए मार्ग से आया था, इसीलिए यह कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। जिस तरह कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वो पहुंचा वेस्ट इंडीज के तट पर दक्षिण अफ्रीका में, और वहां उनको उसको कंफ्यूजन था कि वो भारत आया है, इसलिए वहां के लोग को जब वो देखा तो उसे रेड इंडियंस का एक होड़ सी मची थी, नए नए मार्ग को खोजने की होड़ मची हुई थी।
और जब यहां से वो 60 गुना ज्यादा दाम में मसालों को बेचा तो 1500 ईस्वी में कैब्रल, पुर्तगाली था कैब्रल, वो भारत आया। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया, लेकिन इसी यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, उसे दफना दिया गया गोवा में। इसलिए गोवा स्टेशन का नाम आज भी वास्को डी गामा ही है ना। अब 1503 से एक नई नीति बनी पुर्तगालियों की, क्योंकि अभी सामुद्रिक दुनिया का बेताज बादशाह है पुर्तगाली, है ना। मैंने कहा कि वास्को डी गामा 1502 में फिर से वापस आया। 1503 में अल्बुकर्क भारत आया। अल्बुकर्क एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था, अल्बुकर्क, है ना। ये अल्बुकर्क के समय में एक निर्णय लिया गया कि भारत में कार्यालय पुर्तगालियों का खोला जाना चाहिए। तो यह प्रश्न अक्सर आता है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला कार्यालय कहाँ खोला, तो पुर्तगालियों ने अपना पहला कार्यालय कोचीन में खोला। और उसके बाद एक पॉलिसी बनाई गई कि यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर भी होना चाहिए, और 1505 से लेकर 1509 तक पहला पुर्तगाली गवर्नर था डी अल्मीडा। डी अल्मीडा ही पहला पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। उसने अजानीवा, कीवा, कोचीन और बेसिन में किलों का निर्माण करवाया। गुजरात के शासक थे महमूद बेगड़ा, जिसको मुच्छर बादशाह या पेटू बादशाह भी कहते हैं, है ना। उनके साथ, महमूद बेगड़ा के साथ उसका संघर्ष हुआ। 1509 ईस्वी में मिस्र के साथ एक युद्ध हुआ डी अल्मीडा का, जिसमें डी अल्मीडा और उसका पुत्र दोनों मारा गया, है ना। तो पहला गवर्नर अगर आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा डी अल्मीडा। उसके बाद जो गवर्नर बना पुर्तगाली गवर्नर, पहला महत्वपूर्ण गवर्नर आप इसको कह सकते हैं, वो था अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर था। और इससे ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया, है ना। अभी गोवा राजधानी नहीं है पुर्तगाली साम्राज्य की, है ना, लेकिन गोवा प्राप्त हुआ था अल्बुकर्क के समय में ही 1510 ईस्वी में। इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1515 ईस्वी में इसने ईरान से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ओरमुज को छीन लिया। ओरमुज, इसने कुछ सामाजिक कार्य भी किए। इसने सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया अल्बुकर्क ने, है ना। और इसे ही पुर्तगाली साम्राज्य का, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से लेकर 38 तक, इसी ने पहली बार गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाई। कब? 1530 ईस्वी में। मद्रास में इसने सेंट टोमे फोर्ट का निर्माण करवाया। हुगली, बंगाल में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। अफ्रीका के मुम्बासो के तट पर इसने अधिकार कर लिया। गुजरात के एक अफगान शासक थे बहादुर शाह, इसके साथ प्रारंभ में इसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, किसका? नीनो डी कुन्हा का। और इसने उससे एक संधि की थी, और उसके तहत सुलेमान रईस, जो कि एक तुर्क थे, उसी की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा भारत आया था, जिसमें रूमी खान भी साथ में था। एक दूसरा जहाजी बेड़ा भी आया था, जो सुलेमान पाशा के नेतृत्व में आया था, मदद करने के लिए बहादुर शाह को, जिसमें मीडियाकर की भूमिका जो थी वो नीनो डी कुन्हा ने निभाया था। लेकिन नीनो डी कुन्हा से बहादुर शाह की झड़प हो गई, और उसी के साथ हाथापाई करते हुए बहादुर शाह मारा गया था, है ना, हाथापाई करते हुए। अब हम लोग देखें नेक्स्ट गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर जाओ द कास्ट्रो। जाओ द कास्ट्रो, इसके समय में पुर्तगाली साम्राज्य जो था वो 3 भाग में बंट गया। एक भाग था अफ्रीका, पहला भाग अफ्रीका था, जिसका मुख्यालय जो था वो मोजाम्बिक था। भारत और ईरान
का मुख्यालय था गोवा और दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय था मलक्का। तो जो पुर्तगाली साम्राज्य था वो 3 भागों में बढ़ गया और तीनों का मुख्यालय भी अलग अलग हो गया। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो था वो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें दहेज में बॉम्बे जो है, बॉम्बे पोर्ट जो है वो दिया गया किसको? ब्रिटिश को दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। डचों ने पुर्तगीजों से अफ्रीकी समुद्री तट पर अम्बोइना, ईरान के पास ओरमुज, 1641 में मलक्का, 1656 में श्रीलंका जीत लिया, क्योंकि अब सामुद्रिक दुनिया का जो बादशाह था वो पुर्तगालियों की जगह डचों ने, डच जो हॉलैंड के निवासियों को डच कहते हैं, हॉलैंड के लोगों का अब सामुद्रिक दुनिया में अब ज्यादा ताकतवर वो लोग हो गए थे। इसलिए भारत ने भी विभिन्न क्षेत्रों पर, क्षेत्र जो पुर्तगालियों के अधिकार में थे, पुनः डचों ने उस पर कब्जा कर लिया, है ना। अब हम लोग देखें जाओ कास्ट्रो के समय आपने देखा कि क्या क्या घटनाएं हुई। 1637 में मराठों ने पुर्तगालियों से बेसिन का क्षेत्र छीन लिया। पुर्तगालियों के विरुद्ध भारतीयों के अंदर प्रतिक्रिया भी आई। उसके पीछे रीजन था इंक्विजन, जो धर्मांतरण की प्रक्रिया थी वो इसके समय में प्रारंभ हुई। हालांकि पुर्तगालियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा कई क्षेत्रों में, जैसे पहला प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना थी वो भी पुर्तगालियों के समय में हुई। और 1540 में जो ईसाई पादरी थे वो भारत आना प्रारंभ किए और पहली बार जो 1556 में प्रिंट जो हुआ वो बाइबल जो किताब था, प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को जाता है। और पहली किताब जो छपी थी भारत में वो बाइबल था। इसके अलावा भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय भी जो है वो पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली सामुद्रिक दुनिया में काफी ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि सामुद्रिक यात्रा करने वालों से वो कारतेज नामक कर लेते थे। कारतेज, इस कर को कहा जाता था कारतेज। कारतेज नामक कर वसूलते थे। वो इतने ताकतवर थे कि मुगल बादशाहों को भी अगर सामुद्रिक यात्रा करनी होती थी तो उनको कारतेज नामक कर देना पड़ता था। जो पुर्तगालियों का साम्राज्य था ना भारत में, उसे कहा गया है एस्तादो, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था, है ना। अब हम लोग देखें सेंट फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में पहला चर्च जो है वो पुर्तगालियों ने ही भारत में बनाया था। ये चर्च बना था गोवा में। मैंने कहा था 1556 में बाइबल छपा था प्रिंटिंग प्रेस में, और भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, लेकिन गोवा का प्रत्यर्पण नहीं हुआ था 1947 में। गोवा भारत को प्राप्त हुआ था 1962 में। वो भारत का एक अभिन्न अंग बना। प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उसके बाद गोवा एक स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व में आया। इस तरह हम लोगों ने जाना कि यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले जो आगमन हुआ भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से वो पुर्तगाली कंपनी का हुआ। इसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच का आगमन हुआ, हॉलैंड की कंपनी का, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। डच के बाद ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। देन डेनमार्क की कंपनी का आगमन हुआ। हालांकि डेनमार्क की कंपनी कुछ ही समय के लिए भारत में रही, ट्रंकावर में अपना तमिलनाडु में एक पहला कार्यालय खोला, लेकिन बाद में वो चीन और उसके आसपास के देशों के साथ व्यापार करने को प्राथमिकता दिया और भारत छोड़ दिया। और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो हम लोग इस तरह से जानेंगे और क्रोनोलॉजिकली भी जानेंगे कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स को याद करना बहुत ही जरूरी है। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो फैक्ट्स अपने आप याद होंगे। और कभी घबराना नहीं है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने पहले भी कहा कि अपनी क्षमता पर विश्वास करें, स्वयं पर विश्वास करें, अपने ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क, अपनी एबिलिटी पर, कहने का मतलब है कि अपने एबिलिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाएं।
सतत प्रयास करें, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, है ना। अगर आप क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो, कंपटीशन के क्राइटेरियाज को, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और जो लोग कमजोर स्टूडेंट होते हैं ना, वही भाग्य की बात करते हैं कि लक खराब था या क्वेश्चन टफ पूछा। एक बात जान लें, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। अपने भाग्य के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए अपने भाग्य के पीछे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। भाग्य सबका साथ देता है, लेकिन वो तब साथ देता है जब कर्म अनुकूल हो। अगर आप उस दिशा में कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरी व्यापारिक कंपनी है, डच है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है, देन डेनमार्क की कंपनी के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे, और अंततः हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही जल्दी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप लोग को कहाँ प्रॉब्लम होता है, किस तरह का क्लास आप लोग या किस सब्जेक्ट पर आप क्लास चाहते हो। अब निश्चित रूप से हमें मैसेज में आप लोग लिखें। ठीक है, तो समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं संजीव कुमार अब अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।